Hello, dear students. My name is Anil Kumar Srivastava. I am going to discuss a topic of the current importance on PSIR and polity related to the state of UP. In fact, it is related to the appointment of the Chief Secretary of the state, Mr. Manoj Kumar Singh, the new Chief Secretary who has replaced दुर्गा शंकर मिश्र। मैं यह वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो राज्य का मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी मनोज कुमार सिंह को नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है और दुर्गा शंकर मिश्र की जगह बनाया गया है, जो कि पिछले लगभग 3 साल से चीफ सेक्रेटरी थे और जिनको 2 एक्सटेंशन भी मिल चुका था, वो अब रिटायर हो चुके हैं। उम्मीद किया जा रहा है केंद्र में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो हम चीफ सेक्रेटरी के रोल और फंक्शन, भूमिका और प्रकार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि जो राज्य का मुख्य सचिव होता है, उसके बाद उसके पास सामान्य प्रशासन के विभाग होते हैं। आपको बता दें कि राज्य में केवल 3 ही लोगों के पास सामान्य प्रशासन का मतलब वह प्रशासन जिसके अंतर्गत राज्य के सभी विभाग और मंत्रालय आते हैं और वो किसी भी विभाग और मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर सकता है, बशर्ते ये कि वो उसके समकक्ष या सबऑर्डिनेट ऑफिशियल हों। एक्चुअली वह सिविल सर्वेंट के मामले में सबसे सीनियर व्यक्ति होता है राज्य में। केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो उसके समकक्ष कहीं खड़े हो सकते हैं। अगर वह कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका भी निभा रहा है तो जनरली वही चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो राज्य कैबिनेट के बैठकों के जो डायरेक्शंस होते हैं, जो तय मसौदे होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उनको नोट डाउन करता है और फिर वो संबंधित विभागों को सर्कुलेट कर देता है। इस प्रकार से राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वही तीनों काम करता है। दूसरे शब्दों में वो कृषि संबंधी कार्य भी करता है, भले ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर वहाँ होता है जो जनरली एमएसपी लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो राज्य के सीएसीपी के द्वारा, जो केंद्र के सीएसीपी के द्वारा तय किया जाता है। और राज्य के सीएसीपी से मिलती जुलती एक संस्था है जिसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर ही हेड करता है और वो उसको लागू करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके साथ साथ वो कृषि उत्पादों के अन्य कार्यों को भी देखता है, जैसा कि राज्य सरकारें उसको अधिकृत करें इसके लिए। लेकिन ओवरऑल सुपरविजन चीफ सेक्रेटरी का ही होता है, जैसे कृषि योग्य पानी मिला कि नहीं मिला, नहरें खुदी कि नहीं खुदी, समय से सीजनल तरीके से उसको कृषि के योग्य फसली बीज उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, खाद उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, किसानों के कल्याण का मामला है। ये ज़्यादातर मामले जो है चीफ सेक्रेटरी ही देखता है। एक्चुअली भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि संबंधी कार्य बहुत सारे होते हैं, जिसमें राज्य सरकारों की दिलचस्पी होती है। तो हम बात कर रहे थे सामान्य प्रशासन विभाग की। मुर्गी पालन, शुगर पालन, बकरी पालन, या आप कह लीजिए मत्स्य पालन से लेकर के और मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन तक के सभी मामले जो है चीफ सेक्रेटरी देखता है। यही सामान्य प्रशासन का मतलब होता है। राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग 3 ही लोगों के पास रहता है। निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास होता है, अन्यथा वह ब्यूरोक्रेट में राज्य के सर्वाधिकारी जो कि सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके पास होता है, या ज़िले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि की तरह से ही काम करता है ज़िले में। इसीलिए बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के क्लास में प्रश्न उठाते हैं, भाई आईएएस को रिजर्व कर दिया तो उसको स्वतंत्र डिसीजन वो कैसे ले पाएगा। आईएएस के पोस्ट को रिजर्व किया जाता है, रिजर्वेशन वहाँ भी लागू है, क्योंकि ज़्यादातर नीतियाँ सरकारें बनाती हैं, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको केवल लागू करता है, इसलिए रिजर्वेशन से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैसे ही है जैसे कैशियर से कह दिया जाए, मैनेजर कह दे कि भाई फलाने को जो है इतना रुपया दे दो, उसको गिन करके देना, बस उसी में बुद्धि लगानी है। तो गिनने में कितनी बुद्धि लगती है
आपको भी पता, वो प्रैक्टिस की चीज़ है, वो पॉलिसी की चीज़ नहीं है। पॉलिसी तो राज्य सरकारें जो प्राय निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर के बनती हैं, जिसमें मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, वो फैसले लेते हैं, लेकिन उन फैसलों को पूरे प्रदेश में लागू करवाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होती है। इसलिए मुख्य सचिव सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति होता है चीफ मिनिस्टर का, कहा जाता है उसकी परछाई होता है, उसका सेकंड सेल्फ या अल्टर ईगो होता है। भले ही उसकी नियुक्ति गवर्नर के नाम से होती है, गवर्नर ऑफिस से ही नोटिफिकेशन आता है, लेकिन एक्चुअली उसकी नियुक्ति उसी व्यक्ति की होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर का भरोसा होता है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो अध्यक्षता की जाती है अपॉइंटमेंट्स कमेटी की, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बाद सबसे ताकतवर समिति मानी जाती है, उसके रिकमेंडेशन पर ही चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है। इसका मतलब जिसको चीफ मिनिस्टर चाहता है उसी को चीफ सेक्रेटरी बनाता है। जनरली भारत में ये परंपरा रही है, मायावती जी ने इस परंपरा को तोड़ा था कि जनरली चीफ सेक्रेटरी ही कैबिनेट सेक्रेटरी की भी भूमिका निभाता है। जितनी भी कैबिनेट की बैठकें होती हैं, उन बैठकों में जो भी मसौदे तय होते हैं, जो भी मुद्दे तय होते हैं, जो भी पॉलिसी तय होती है, उनको नोट डाउन करना, उसमें पार्टिसिपेट करना गैर इलेक्टेड कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में, और उसको संबंधित विभागों और अधिकारियों को सर्कुलेट करना ताकि वो उसे लागू किया जा सके, अमली जामा पहनाया जा सके। तो ये सारा काम चीफ सेक्रेटरी ही करता है। जनरली कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट केंद्र के लिए रिजर्व होता है। केंद्र में एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो देश का सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट माना जाता है, लेकिन उसके पास कोई विभाग होता नहीं। दूसरी तरफ राज्य के मुख्य सचिव, जो कि राज्य के सिविल सेवा का प्रधान होता है, उसके पास 4 विभाग जनरली होते ही हैं। कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत एक हो गया, प्लानिंग दूसरा हो गया, तीसरा जो है सूचना विभाग हो गया, चौथा सामान्य प्रशासन विभाग हो गया। ये 4 विभाग रहते हैं। जनरली वह चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पर कुछ पॉलिसी डिसीजंस भी लेता है। इसीलिए जब कहीं वो जाता है तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी से डरने वाले ज़्यादा अधिकारी होते हैं बजाय चीफ मिनिस्टर, चूँकि चीफ सेक्रेटरी को किसी से पूछना नहीं है, बस अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी का सिग्नेचर उस पर चाहिए। उसके बाद वो किसी भी अधिकारी की नौकरी खा सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है। उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को सीधे ही एक्शन लेना है। इसीलिए राज्य के अधिकारी सबसे ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी से ही डरते हैं। तो 2016 या 2017 का यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न भी था कि हु अपॉइंट्स द चीफ सेक्रेटरी। एक्चुअली इसका जवाब चीफ मिनिस्टर ही होगा, क्योंकि भले ही वो गवर्नर के नाम से अपॉइंट होता हो, लेकिन अपॉइंट वही व्यक्ति होता है जिसका रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर कार्यालय से गवर्नर ऑफिस जाता है। तो इस प्रकार से अपॉइंटमेंट तो चीफ मिनिस्टर ही करता है। भले ही वो अगर कोई प्रश्न को थोड़ा बदल दिया होता किसके नाम से किया जाता है, तो वो राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है राज्य का, अनुच्छेद 154 और 155 के अनुसार, खास करके 154 के अनुसार, 153 154 के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट भी चीफ मिनिस्टर ही करता है चीफ सेक्रेटरी की, और वो उसी सिविल सर्वेंट की करता है जो बहुत उसका भरोसेमंद व्यक्ति होता है, जिसमें उसको अटूट विश्वास होता है कि भाई वो कोई गलत काम नहीं करेगा, और वो ईमानदार भी है। और एक सीनियर आईएएस ऑफिसर भी 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं मनोज कुमार सिंह, जिनको चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है राज्य का। इस प्रकार वो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का उनमें बहुत भरोसा भी है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने उनको अपॉइंट किया है राज्य का मुख्य सचिव। ठीक है, तो जहाँ तक रोल का सवाल है, तो रोल सेट में चीफ सेक्रेटरी का रोल सेट बहुत व्यापक होता है। उसमें जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हों, एमपी हों, राज्य जिला पंचायतों के प्रमुख हों या शहर के मेयर हों, उन सब से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, मीडिया से करता है, मिनिस्टर से करता है, जितने ऑफिशियल्स टॉप लेवल के होते हैं सबसे डायरेक्ट करता है। ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल के हों या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों या कमिश्नरी लेवल के हों। रही बात फंक्शन की, तो फंक्शन के रूप में उसका मुख्य काम सरकार की नीतियों को लागू करना होता है, कराना। वो सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियाँ लागू हों।
और कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में उसका मुख्य काम होता है कि भाई जितने भी फैसले लिए जाते हैं उनको संबंधित विभागों को या मंत्रालयों को सर्कुलेट करे और उनसे कहे कि वो उसी अनुसार करें। राज्य में कई पद ऐसे होते हैं जो निदेशालय या महानिदेशालय की तरह से काम करते हैं, जैसे रजिस्ट्रार जनरल का है, जैसे डायरेक्टर जनरल पुलिस का है, जैसे चीफ कंजर्वेटर का है। इस तरह के जो पद होते हैं जनरली महानिदेशालय से संबंधित होते हैं, यानी ये सीधे नीतियों को लागू करते हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी भले ही वो स्टाफ यानी कि सरकार के सहायक के रूप में जाना जाता हो, लेकिन वो इन सबको तलब करके इनसे मीटिंग ले सकता है, इनसे पूछ सकता है कि सरकार की नीतियां लागू हुई कि नहीं हुई। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन में स्टाफ और लाइन 2 में अंतर किया गया है। लाइन महानिदेशालय और निदेशालय जो होते हैं वो सीधे सीधे लाइन को बताते हैं, तो निदेशालय डायरेक्टरेट को हेड करने वाले, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस हों या चीफ कंजर्वेटर हों या चीफ रजिस्ट्रार हों, ये सभी के सभी लोग जो नीतियों को सीधे लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और अपने विभागों के सीधे हेड होते हैं। दूसरे शब्दों में वो डे टू डे प्रशासन के लिए खुद ही उत्तरदायी होते हैं, उनको किसी से कहना नहीं होता है और साथ ही सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं उसको सीधे लागू कराते हैं। वो आदेश देते हैं, वो सलाह नहीं देते हैं। दूसरे शब्दों में लेकिन चीफ मिनिस्टर के करीब रहने का श्रेय उनको नहीं मिलता है, वो गौरव चीफ सेक्रेटरी को और कुछ अन्य सेक्रेटरी को मिलता है। इसीलिए भले ही सेक्रेटरी स्टाफ में आते हों, यानी सरकार के सहायक के रूप में देखे जाते हों, लेकिन वो पावरफुल ज़्यादा होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू द चीफ मिनिस्टर के करीब रहने के कारण। तो ये हमने रोल सेट और फंक्शन भी डिस्कस किया, यही आज का टॉपिक भी है। मुझे लगता है राज्य के मुख्य सचिव के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। ये केंद्र के जो भी डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते हैं उनके इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं। ये जब जाते हैं केंद्र में तो वहाँ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी बनते हैं, जो कि चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर भी होते हैं। उनमें जो जिसको सरकार चाहती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट यूँ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो वैसे होता है जैसे टूथलेस टाइगर, ज़्यादा पावरफुल एक्चुअली चीफ सेक्रेटरी ही होता है। इसीलिए ज़्यादातर IAS ऑफिसर चाहते हैं कि राज्य के मुख्य सचिव बने, बजाय इसके केंद्र में वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किए होंगे। धन्यवाद।